हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर हमारा। उस पर मैं लैंगिक जनन ख़त्म हो गया था, हमने पूरा पढ़ लिया था उस चैप्टर को। आज हमारा सेकंड चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट हो रहा है, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। सबसे पहले बात करते हैं जनन क्या है। वैसे तो हमारे जनन सजीवों का एक लक्षण होता है। जैसे हम जीव जगत में 11th में हमने पढ़ा था कि चेतना और स्वचेतना और भी बहुत सारे वृद्धि, ये सब सजीवों के लक्षण होते हैं। तो उसमें से एक लक्षण जनन भी होता है सजीवों का। लेकिन याद रहे, ये हमारे सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण? सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी जीव आते हैं जो जनन नहीं करते हैं। जैसे कि खच्चर, ये जनन नहीं करता लेकिन फिर भी सजीव है। और कुछ हमारे बांधिए मानव आते हैं। जैसे कि कुछ हमारे कपल्स होते हैं जो बच्चा या संतान कभी पैदा ही नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम सजीव कहेंगे, लेकिन वो बच्चा पैदा जनन नहीं कर पाते हैं। हालांकि अब तो कुछ IVF तकनीकें आ गई हैं जिसकी वजह से ये सफल हो पाया है, लेकिन खच्चर तो अभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो इसे हम जनन सजीवों का एक विशेष गुण नहीं मान सकते। अब जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जो अपने जैसी संतान उत्पन्न करे। मतलब कोई एक सजीव स्पीसीज का कोई लाइफ टाइम तो होगा। जैसे कि हमारे मानव है, मानव का जन्म हुआ ये, अब वो 60 या 70 साल तक तो जिएगा, ठीक है। अब वो 60 या 70 साल तक जिएगा, वो ये उसका लाइफ टाइम हो गया, जीवन काल जिसको हम कहते हैं, जीवन काल। यहाँ वो पैदा हुआ और 60 से 70 साल तक वो यहाँ पे उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो जहाँ से जन्म लिया और जहाँ उसकी मृत्यु हुई उसके बीच के समय को जीवन काल कहते हैं। तो अगर वो जनन नहीं करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसकी जाति या स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन इसको निरंतर बनाने के लिए वो बच्चे पैदा करता है। मतलब जैसे कि ये हमारा कोई स्पीसीज़ है, अगर इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी संतानें चलती रहेंगी, फिर इसकी ये संतानें पैदा करेगा, इसकी संतानें आगे चलेंगी, वंश चलाएंगी, ये मृत्यु हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना, पहले हमारे दादा होते हैं, फिर पापा आते हैं, फिर हम आते हैं। दादा की मृत्यु हो जाती है तो फिर पापा, फिर हम, फिर हमारे संतान, ऐसे चलती रहती है ये पीढ़ी। मतलब अगर जनन ना करें तो ये यहीं पर इस पर विराम लग जाएगा। तो एक टाइम के बाद तो सिर्फ उस पर क्वेश्चन मार्क ही बचेगा कि कौन थे तुम। फिर जैसे हम एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं कि जीवाश्म में वो ख़त्म हो गए, या फिर कोई भी हमें शरीर का ढांचा वाचा मिलता है तो हम उसकी स्टडी करते हैं। तो जनन करना इसलिए आवश्यक है हमारी पीढ़ी को निरंतरता बनाने के लिए। जब कोई भी जीव, जनन की हेडिंग लिख लीजिए, जनन। अब इसकी डेफिनेशन, जनन जीवों का वह लक्षण है, जनन जीवों का वह लक्षण है जिसमें जीव अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है। जीव अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है, जैसी संतानें उत्पन्न करता है। जीवों का वह लक्षण है, जनन जीवों का वह लक्षण है जिसमें जीव अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करता है। जैसे गाय के बच्चों को क्या बोलते हैं? जैसे हमारा इंसान का बच्चा इंसान का बेबी इंसान ही होगा, इंसान।
वो इंसान कोई बच्चे को जन्म देगा। इंसान बच्चे पैदा करता है, तो ये इसकी संतान हुई और ये इसके पेरेंट्स हुए, जनक हुए। इन संतान और ये उसके जनक हुए। जनक यानी पेरेंट्स। और जनन क्यों आवश्यक है? अभी मैंने बताया, जैसे अगर कोई भी जीव जनन नहीं करेगा, जैसे ये हमारे पेरेंट्स हैं, अगर ये जनन नहीं करेंगे तो हम ही नहीं आएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका जीवन काल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और ये इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर तो कोई आगे वंश चलाने वाला है नहीं, क्योंकि इन्होंने जनन नहीं किया। तो इनके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, या फिर बोलते हैं विराम लग जाएगा। इससे आगे पीढ़ी नहीं चलेगी। अगर ये बच्चे पैदा करते हैं तो वो इनकी पीढ़ी आगे वो वंश चलाएगी। तो वही है कि जनन वंश की या जाति की निरंतरता बनाने के लिए होता है। जनन जीवों की निरंतरता बनाए रखता है। अर्थात किसी भी जाति को विलुप्त नहीं होने देता। किसी भी जाति को विलुप्त नहीं होने देता। अरे भैया, कहाँ से होगी विलुप्त? जब हमारी संतानें चली रही हैं तो फिर इन्होंने अपनी संतानें पैदा करी, फिर ये बड़े हुए तो इन्होंने अपनी संतानें पैदा करी। लेकिन अगर ये संतानें पैदा करना बंद कर दें तो यहीं पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, विराम लग जाएगा, ये यहीं पर रुक जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जाति विलुप्त हो जाएगी। जनन जाति की निरंतरता बनाए रखता है। अब जनन के प्रकार, जनक 2 प्रकार के होते हैं। जनन लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन जैसे उन्हें कहते हैं जिसमें कि मादा की ज़रूरत पड़ती है और नर की ज़रूरत पड़ती है, यानी 2 कपल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 2 कपल की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें मादा का नर युग्मक और मादा का मादा युग्मक संलयन होता है। जब जाकर संतान पैदा होती है तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इनमें 2 कपल की ज़रूरत होती है। लैंगिक जनन वही है, इनमें सिर्फ एक ही भाग लेगा, कोई भी एक जनक भाग लेता है। कोई एक जनक भाग लेगा, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। याद रहे, जैसे कि हमारा आलू अलैंगिक जनन है, तो लेकिन उसकी जो संतान होगी वो उसकी हूबहू समान होगी। आलू की जो संतान है वो उसके हूबहू समान होगी, उसको हम क्लोन बोलते हैं। अलैंगिक जनन के क्लोन होते हैं। अब मानव जनन की विशेषताएं प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो ये लैंगिक जनन करता है, और ये जरायुज होता है। जरायुज समझते हो? जरायुज उसको बोलते हैं जो भी जीव अंडे ना देकर बच्चे पैदा करते हैं, उसे बीबी पैरस भी कहते हैं। बीबी पैरस। जरायुज वह दंपति या वह जीव जो अंडे ना देकर
अंडे ना देकर बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं। ये आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ वो लिख लीजिए। जरायुज कहते हैं। जरायुज किसे कहते हैं? वह जीव जो अंडे ना देकर बच्चों को जन्म देते हैं, जरायुज कहते हैं उन्हें। लैंगिक जनन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें नर युग्मक चाहिए होता है, युग्मक, और प्लस मादा युग्मक चाहिए होता है, मादा युग्मक जब जाके ये संलयन करेगा, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर संलयन करेगा, फिर ये संलयन करके युग्मनज बनाएगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको, एक इस स्लाइड पर। जैसे जनन हमारा क्या है? जनन जीवों का वह लक्षण है, जनन जीवों का वह लक्षण है जिसमें जीव अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है। जैसे इंसान का बच्चा, जैसे इंसान बच्चे को जन्म देगा, ये इसकी जो इसे जन्म देगा ये संतान हुई, और जो इसको जन्म देंगे वो इसके जनक हुए। और जनन क्यों ज़रूरी है? जनन जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, अर्थात किसी भी जाति को विलुप्त नहीं होने देता। जनक के प्रकार, लैंगिक जनक, अलैंगिक जनन दो प्रकार के होते हैं। लैंगिक जनन में दो हमारे कपल चाहिए होते हैं, एक नर भाग चाहिए होता है, एक मादा भाग चाहिए होता है। नर से हम नर युग्मक लेंगे, मादा से मादा युग्मक लेंगे। अलैंगिक जनन में हमारा कोई एक जनक भाग लेगा, वो उससे अपना संतान उत्पन्न कर लेगा, लेकिन उससे बनी संतानों को हम क्लोन कहते हैं, क्योंकि वो अलैंगिक जनक के द्वारा उत्पन्न संतानें हूबहू अपने जनक के समान होती हैं, जैसे लाइक आलू। मानव की विशेषताएं, जनन में मानव की विशेषताएं। लैंगिक जनन करता है मानव, और जरायुज होता है, जरायुज को इंग्लिश में बीबी पैरस भी कहते हैं। बीबी पैरस यानी जरायुज, वह जीव जो अंडे न देकर बच्चों को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन होता है, युग्मनज बनाता है। लैंगिक जनन में नर युग्मक चाहिए होता है और मादा युग्मक चाहिए होता है, संलयन करके वो युग्मनज बनाएंगे। इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि वो आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बात करते हैं मानव चरण के। मानव में जो जनन होता है, मानव जनन के चरण, मानव जनन करते समय कितने चरण होते हैं? युग्मक निर्माण, फिर होता है वीर्यसेचन, फिर निषेचन, विलयन, अंतरोपण और सगरता, प्रसव यानी डिलीवरी, दुग्धस्राव यानी लैक्टेशन। अब बात करते हैं युग्मक निर्माण, जैसे कि नर भाग में नर युग्मक का निर्माण होगा, नर युग्मक और मादा भाग में मादा युग्मक। अब हम यहाँ पर मानव जनन की बात कर रहे हैं, तो उसमें लैंगिक जनन होता है, तो दो भाग चाहिए होते हैं, नर भाग और मादा भाग। नर से हम नर युग्मक लेंगे और मादा से हम मादा युग्मक लेंगे। युग्मक निर्माण में नर युग्मक में इसमें हमारे नर भाग में जो नर युग्मक होता है उसको हम स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु। मादा भाग के नर युग्मक को अंडाणु कहते हैं, अंडाणु। मानव जनन में मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। मानव जनन के चरण, युग्मक, सबसे पहले युग्मक निर्माण में जैसे हमें पता है मानव में हमारा लैंगिक जनन होता है, एक नर चाहिए होता है और मादा चाहिए होता है। हम नर से नर युग्मक लेंगे, नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं मानव में।
मादा से हम मादा युग्मक लेंगे जिसे हम अंडाणु कहते हैं। अब वीर्य सेचन, अब ये दोनों हमने ले तो लिए, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब हमें नर युग्मक को यानी शुक्राणु हम नर युग्मक को लेकर नर युग्मक यानी शुक्राणु को मादा जनन अंग तक पहुंचाने की प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। मादा जनन अंग तक पहुंचाना वीर्य सेचन कहलाता है। वीर्य सेचन कहलाता है। और जैसे हमने पढ़ा युग्मक निर्माण, नर युग्मक और नर और मादा चाहिए होते हैं। नर से हम नर युग्मक लेंगे, मादा से मादा युग्मक लेंगे। नर युग्मक को हम मानव में शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। वीर्य सेचन नर युग्मक यानी शुक्राणु को मादा जनन अंग तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही वीर्य सेचन कहलाता है। लेकिन जब हमारा जैसे ये नर युग्मक हुआ और ये मादा युग्मक हुआ, जब ये दोनों मिलेंगे तो संलयन होगा। संलयन होगा। अब ये कहाँ होगा, कैसे होगा, ये चैप्टर में जब हम और डेप्थ में जाएंगे तब समझेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि निषेचन क्या है। नर युग्मक, ये हमारा नर युग्मक है। शुक्राणु, ये है हमारा मादा युग्मक। अंडाणु, जब ये दोनों मिलेंगे तो संलयन होकर इस प्रक्रिया को, जब दोनों का संलयन हो जाएगा तो हम इस प्रक्रिया को इससे युग्मनज बनेगा। लेकिन इस प्रक्रिया को, दोनों को संलयन होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। अब अंतरोपण क्या है। अब हमारा ये संलयन होकर युग्मनज बन तो गया, लेकिन अब ये हमारा समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं में विभाजित होता रहेगा। 2 कोशिकाओं में विभाजित होगा, 2 से फिर 4 कोशिकाओं में बनेंगी, 4 से 8 कोशिकाएं बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना लो 8 से फिर 16 कोशिकीय अवस्था बनेगी। मैं गिनकर नहीं बता रही हूँ, बस 16 मान लो यहाँ पे। 16 से 32 कोशिकीय अवस्था बनेगी, जिसे हम कोरक पुटी कहते हैं। 16 से 2 कोशिकीय अवस्था, 2 कोशिकीय अवस्था, 4 कोशिकीय अवस्था, 8 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, ये हमारा ये है 2 कोशिकीय, और ये हमारा 4 कोशिकीय अवस्था ये है 8 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, और ये हमारा 16 कोशिकीय, 16 कोशिकीय। ये हमारा 32 कोशिकीय अवस्था, 32 कोशिकीय अवस्था, कोशिकीय अवस्था, अवस्था और लिख लें यहाँ पर, सब क्या है बस। 8 कोशिकीय अवस्था, 4 कोशिकीय अवस्था, 2 कोशिकीय अवस्था। ये हमारा युग्मनज है। युग्मनज से ही समसूत्री विभाजन द्वारा
ये हमारा कोरक पुटी का निर्माण हुआ है। 32 कोशिकीय अवस्था को हम कोरक पुटी कहते हैं। कोरक पुटी, कोरक पुटी, कोरक पुटी। इसे पढ़ लीजिए, ऐसे बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं। सबसे पहले युग्मक निर्माण पढ़ा, इसमें नर और मादा चाहिए होते हैं। नर से हम नर युग्मक लेंगे, मादा से हम मादा युग्मक लेंगे। नर युग्मक को मानव में शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, वीर्य सेचन। नर युग्मक का शुक्र यानी शुक्राणु का मादा जनन अंग तक पहुँचना वीर्य सेचन कहलाता है। अब निषेचन क्या है? नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक जब संलयन होगा, युग्मनज बनेगा, इसको हम निषेचन कहते हैं। अब विदलन क्या है? जैसे हमारा ये ऊपर युग्मनज बना था, इसमें समसूत्री विभाजन 2 कोशिकीय अवस्था बनेगी सबसे पहले, फिर 4 कोशिकीय अवस्था बनेगी, 4 कोशिकीय से 8 कोशिकीय अवस्था बनेगी, 8 कोशिकीय से 16 कोशिकीय अवस्था बनेगी, 16 से 32 कोशिकीय अवस्था बनेगी, जिसे हम कोरक पुटी कहते हैं। इसे पहले नोट कर लो, मैं साइड हट जाती हूँ। वीर्य निषेचन, वीर्य सेचन, वीर्य सेचन, वीर्य सेचन कहलाते। इसे नोट कर लो। वैसे आई होप कि आप इसे रोक कर नोट कर रहे होगे, मैं इसे मिटा देती हूँ। युग्मक निर्माण हमने यहाँ तक विदलन तक पढ़ लिया था। अब बात करते हैं अंतरोपण। जो हमारा 32 कोशिकीय अवस्था बनी थी, यानी कोरक पुटी, कोरक पुटी, कोरक पुटी। अब उसको अंतरोपण होना है गर्भाशय में। जैसे ये हमारा गर्भाशय है, ये हमारा गर्भाशय है। यहाँ इस तरह से अंदर की तरफ परत पाई जाती है, अंतःजनन स्तर, अंतःजनन स्तर। हम इसका डायग्राम भी और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इतना हड़बड़ाना नहीं है। अंतःजनन स्तर, जनन स्तर, अंतःजनन स्तर। अब जो हमारा ये कोरक पुटी है, अगर ये डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा तो हमारा जो बेबी है वो गिर जाएगा, तो इसे अंतरोपण करना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा आकर, इसको बहुत मजबूती के साथ में यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। जो हमारा कोरक पुटी है यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा आकर, इसको हम अंतरोपण कहते हैं। गर्भाशय में कोरक पुटी का अंतरोपण इम्प्लांट हो जाना, इसकी 2-3 लाइनें भी लिख लीजिए इसके ऊपर। कोरक पुटी का, कोरक पुटी का गर्भाशय में होना अंतरोपण कहलाता है। अंतरोपण कहलाता है, कोरक पुटी का गर्भाशय में अंतरोप होना अंतरोपण कहलाता है। अब हमारा बच्चा यहाँ पे अंतरोपण हो गया, तो बाद में हम इसे सगर्भता कह देंगे, यानी फीमेल ने जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो सगर्भता। ये हमारी सगर्भता की अवधि, अवधि 9 मंथ से 9th मंथ
9 मंथ से 9.5 मंथ तक हो सकती है, महीने तक हो सकती है, महीने तक हो सकती है, तक हो सकती है, हो सकती है। सगर्भता किसी सगर्भता की अवधि 9 मंथ से 9.5 मंथ तक हो सकती है। और सगर्भता इसे कहते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर कोरकपुटी यहाँ पर गर्भाशय में अंत्रोपण हो गया और यहीं पर अब इसको खाना मिलेगा, यहीं पर हमारा जो बच्चा है उसका विकास होएगा गर्भाशय में, तो इसको ही हम प्रेगनेंसी कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण के विकास को ही सगर्भता कहते हैं। भ्रूण के विकास को ही सगर्भता कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी सगर्भता कहते हैं। प्रसव क्या है? प्रसव यानी डिलीवरी। जब हमारा यहाँ पर बच्चा 9 मंथ बाद हमारा बच्चा परिपक्व हो जाएगा, उसे बाहर भी तो आने को चाहिए, हमेशा यहीं पे थोड़ी ना रहेगा। 9 मंथ बाद हम देखते हैं हमारे घर में एक बच्चा जन्म ले लेता है। हमारे घर में नहीं, मतलब जो भी दंपति या फिर कपल बच्चा पैदा करना चाहते हैं या फिर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो 9 मंथ बाद बच्चा बाहर आ जाता है, उसको हम प्रसव या फिर डिलीवरी बोलते हैं इंग्लिश में। जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है, भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो बच्चे का जन्म हो जाता है, इसको हम प्रसव कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको डिलीवरी कहते हैं। जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो बच्चे का जन्म हो जाता है, इसको हम प्रसव कहते हैं। अब जब हमारा बच्चा आ ही गया है तो फिर होता है लैक्टेशन यानी दूधस्रावण। यह बच्चे के जन्म के बाद स्रावित होता है। तो स्टार्टिंग के जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 5 से या 7 दिन तक जो मिल्क फीड कराती है फीमेल अपने बच्चे को या दूध स्राव होता है, उसको हम स्वेस या केस कहते हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसकी हेल्थ के लिए और उसके हड्डियों के लिए। हमने पढ़ा अंत्रोपण क्या है। कोरकपुटी का गर्भाशय में आकर अंत्रोप होना अंत्रोपण कहलाता है। ये अंतःजनन। अभी ऐसे घबराना नहीं है कि ये क्या बना दिया, ये फीमेल का मादा जनन अंग है, तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सगर्भता क्या है? सगर्भता की अवधि 9 मंथ से 9.5 महीने तक की हो सकती है। गर्भाशय में भ्रूण के विकास को ही, जैसे हमारा ये सगर्भता किसको कहते हैं, हमारा गर्भाशय है, ये फीमेल अंग है, ये उसका गर्भाशय है, तो इसमें हमारा जो भ्रूण है परिपक्व होएगा 9 मंथ तक, क्योंकि सगर्भता की जो अवधि है समय अवधि उसको 9 मंथ तक होती है, तो वो यहीं तक गर्भाशय में 9 मंथ तक अपना पालन पोषण करेगा, तो उसे ही हम सगर्भता कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। 9 मंथ तक होती है ना, फिर जब भ्रूण परिपक्व हो जाएगा हमारा गर्भाशय में तो बच्चे का जन्म हो जाता है, इसको हम प्रसव कहते हैं।
जब बच्चे के जन्म के बाद स्त्रावित होता है, यानी दुग्ध स्त्राव, ये बच्चे के जन्म के बाद स्त्रावित होता है, इसे हम खीस या स्वीस कहते हैं। इसे नहीं, जो 7 दिन तक स्त्रावित होता है, स्टार्टिंग का शुरुआत के, ऐसे ही तो लिखते हैं, हिंदी थोड़ी कमज़ोर है मेरी। शुरुआत के 5 या 7 दिन तक जो दुग्ध स्त्रावित होता है, स्त्रावित होता है, उसको स्वेश या खीस कहते हैं, स्वेश या खीस कहते हैं। ये बच्चे के जन्म के बाद स्त्रावित होता है। दुग्ध स्त्राव कब होता है? ये बच्चे के जन्म के बाद स्त्रावित होता है। शुरुआत के 5 से 7 दिन तक जो दुग्ध स्त्रावित होता है उसको स्वेश या खीस कहते हैं। हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं और इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब बात करते हैं मानव जनन अंग की। मानव जनन अंग तो आज नहीं हो पाएगा, कल को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम बता देते हैं मानव जनन अंग। मानव जनन अंग मानव जनन अंग 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग। बात करते हैं द्वितीय जनन अंग की। प्राथमिक जनन अंग और फिर आता है द्वितीय जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग नर में तो आता है वृषण और मादा में ये होता है, नर में प्राथमिक अंग होता है वृषण और मादा में होता है ये अंडाशय। अब द्वितीय अंग में यानी कि इसमें बहुत सारे अंग होते हैं जो सहायक होते हैं, जैसे नर में ये हम मादा डाल देते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी ऐसे हड़बड़ी नहीं मचानी है कि ये प्रोटेस्ट क्या लिख दिया, प्रोटेस्ट ग्रंथि। अगले लेक्चर्स में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे ग्रंथि। अब ये कोपर ग्रंथि, प्रोटेस्ट ग्रंथि, कोपर ग्रंथि और शुक्राशय। जो भी हमारे सहायक अंग होते हैं वो द्वितीय अंग में आ जाते हैं। अब मादा की बात करते हैं। गर्भाशय, अंडवाहिनी, वाहिनी, योनि और ये जो हमारा प्राथमिक जनन अंग है, ये इसके 2 काम होते हैं। सबसे पहले तो ये युग्मक निर्माण करता है, इसके 2 काम होते हैं। ये युग्मक निर्माण करते हैं मादा में मादा युग्मक और नर में नर युग्मक। युग्मक निर्माण में सहायता, युग्मक निर्माण में सहायता करेंगे।
युग्मक निर्माण में सहायता। और बात करते हैं प्राथमिक जनन अंग की। प्राथमिक जनन अंग में पहले युग्मक निर्माण में सहायता करते हैं, दूसरा ये हार्मोन। युग्मक निर्माण में जो आवश्यक हार्मोन की ज़रूरत होती है वो हार्मोन का स्राव भी करेंगे। हार्मोन 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 का स्रावण भी करते हैं। मानव जनन अंग में दो भागों में बटा होता है, प्राथमिक जनन अंग, द्वितीय जनन अंग। नर में जो प्राथमिक अंग होता है उसको हम वृषण कहते हैं यानी टेस्टिस, और हमारा जो मादा में प्राथमिक जनन अंग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। प्राथमिक जनन अंग के दो कार्य होते हैं, युग्मक निर्माण में सहायता करते हैं और युग्मक निर्माण में हार्मोन का, जिन हार्मोनों की आवश्यकता होती है उन हार्मोनों का स्रावण कहते हैं। और द्वितीय जनन अंग जो है हमारे निषेचन के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक का, एक तरह से ये समझ लो नर युग्मकों का पालन पोषण करते हैं। पालन यहीं पर परिपक्व होंगे, युग्मकों को परिपक्वन में सहायक स्थानांतरण में सहायक युग्मकों का परिपक्वन में सहायक, स्थानांतरण में सहायक। क्योंकि गर्भाशय में हमारे युग्मनज बनता है वो गर्भाशय में ही अंतरोपण होता है, अंडवाहिनी से ही हमारा जो निषेचन होगा वो अंडवाहिनी में ही होगा। तो एक तरह से युग्मकों का परिपक्वन में सहायक और स्थानांतरण में सहायक, मोटा मोटा ये इसका रफ आइडिया है, इसे और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर जो सब्सक्राइबर हैं उस बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, ये आपका अपना ही चैनल है। चलो मिलते हैं कल को अब न्यू लेक्चर के साथ। बाय बाय।